हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो है स्वस्थ है, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पर आपकी जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की है दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो आप सबको इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट टाइम टू टाइम मिलता है। बाकी जो एग्जाम के अपडेट आएगा आपको जो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको ज्वाइन करके रखिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख कर उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे। और क्लास स्टार्ट होने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं है, क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और जिसे भी यूपी से बीएड करना है, या यूपी वाले जो बीएड करने वाले हैं, जिसने भी अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है, तो 25 मार्च को जो है आपका लास्ट डेट है, तो अपना फॉर्म जाके फिलअप कर लीजिए। चलिए, दिए गए अन्य विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सबसे अलग है, ठीक है। वेग, संवेग, द्रव्यमान, विस्थापन। 1 मिनट रुकिए। ओहो, लगता है रीजनिंग की क्लास है, जीके की क्लास देखनी पड़ेगी। हाँ, जीके की क्लास। चलिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, रीजनिंग की क्लास छोड़िए, इस पे आ जाइए। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को जो है किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है साथियों, आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए, भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, ठीक है। संविधान निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियां गठित हुई थी, जिसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका है दूसरा नंबर, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होगा इन चारों में से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोटीन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर से होगा इसका। यह जल में घुलनशील तथा इसकी कमी के कारण त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। यह मुख्य रूप से यकृत, मांस, अंडा तथा दूध में पाया जाता है, ठीक है। क्लियर से होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है तीसरा नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, हॉकी के दिग्गज जो है मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था साथियों, इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। मेजर ध्यानचंद का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। इन्होंने हॉकी इन्हें जो है हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था, ठीक है। इनके जन्म दिवस 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। 29 अगस्त को जो है इनका जन्म हुआ था, और इसी दिन को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका चौथा नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिए। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है आपका वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के लहमी नामक गांव में हुआ था, ठीक है। इनका मूल नाम जो था धनपत राय था, ठीक है। ये हिंदू एवं उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक हैं। गोदान, सेवा सदन, गबन, कर्मभूमि आदि जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका पांचवा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय? बताइए, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, सबसे पुराना विश्वविद्यालय आपका इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है यहाँ पे। क्लियर है। इसकी स्थापना आपकी 1887 में की गई थी, ठीक। ये बात याद रखिएगा। इसे 2016 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था, ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी जो हुई है साथियों 1916 में हुई है, ठीक। क्लियर सभी को। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में हुई थी। क्लियर है। और उसके बाद जो लास्ट में आपका बचा है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना आपकी 1921 में हुई थी, ठीक है। क्लियर सभी को। तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय आपका इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय हो जाएगा, 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका है छठा नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जो है जाना जाता है? पूर्व का ग्रास, ठीक है।
तो पूर्व का ग्रास अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका कहा जाता है कन्नौज शहर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर को पूर्व का ग्रास कहा जाता है। यह शहर जो है हर्षवर्धन के समय से काफी प्रसिद्ध हुआ। वर्तमान में यह इत्र निर्माण के लिए जो है पूरे देश में प्रसिद्ध है, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 7वां नंबर प्रश्न, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। किस पड़ोसी देश को जो है लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है, बताइए। किस पड़ोसी देश को जो है लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों भूटान को, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन अथवा ड्रैकुल के रूप में जो है जाना जाता है। ड्रैकुल, ठीक है। लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन या तो ड्रैकुल के रूप में जो है भूटान को जाना जाता है। यह भूटान का राष्ट्रीय प्रतीक है जो इसके राष्ट्रीय ध्वज पर भी अंकित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 8। शिखर तकनीक से शिखर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है, बताइए। शिखर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मोस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह शिखर तकनीक पर आधारित है। इसे पनडुब्बी पानी के जहाज से, विमान से या जमीन से भी छोड़ा जा सकता है। इसका विकास जो है रूस की एनपीओ मशीनों स्ट्रोनिया तथा भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने जो है संयुक्त रूप से इसका क्या किया है, विकास किया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 9। भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ जो गवर्नर जनरल रिक्त शासन के शासनकाल में शुरू की गई थी, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो विलेजली, सॉरी लॉर्ड डलहौजी नहीं, विलेजली। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर है। भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार जो है सहायक संधियों के माध्यम से हुआ। सहायक संधि जो है लॉर्ड विलेजली के शासनकाल में आरंभ हुई थी, ठीक है। हैदराबाद सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य था, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 10वां प्रश्न, क्या दिया गया? गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य रिक्त स्थान को सौंप दिया गया था, किसको? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों एक मिनट, बंदा बहादुर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह 1699 ईस्वी में व्यक्तिगत गुरुत्व के सिद्धांत को जो है समाप्त कर खालसा पंथ की स्थापना की। इनकी मृत्यु के बाद जो है बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व किया, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 11 नंबर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि है किसके विरुद्ध में छोड़ दी थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों जलियांवाला बाग नरसंहार के विरुद्ध में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है नाइटहुड की उपाधि अपनी जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में क्या है, छोड़ दी थी। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 12 नंबर। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा राज्य है, बताइए। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन से राज्य में होता है? तो गोदावरी नदी का उद्गम जो है पश्चिमी घाट के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी यानी कि महाराष्ट्र से होता है, ठीक है। इतना याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे जो है दक्षिणी गंगा भी कहते हैं, ठीक। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है और उसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, ठीक है, गोदावरी नदी की। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपकी उलर झील हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपकी उलर झील है। यह जम्मू कश्मीर राज्य में नदी पर बनी एक गोखुर झील है। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 14 नंबर प्रश्न, ध्यान से देख के उत्तर दिया। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक किसके संविधान के द्वारा प्रभावित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों जापान के संविधान से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक जो है जापान के संविधान द्वारा प्रभावित है, क्योंकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान जापान से ही लिया गया है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 15वां प्रश्न, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। शिक्षा का अधिकार यानी कि
ई अधिनियम वर्ष 2000 रिक्त स्थान में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो कब किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 2009 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसके अंतर्गत जो है 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 16 नंबर प्रश्न, ध्यान से देख के बताइएगा, आंसर क्या हो जाएगा। महाराजा सवाई जयसिंह यानी कि जयसिंह द्वितीय ने रिक्त स्थान में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी। कहाँ पर? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों उज्जैन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। महाराजा सवाई जयसिंह ने उज्जैन में एक खगोलीय वेधशाला की स्थापना की थी। इसके अलावा इन्होंने जो है काशी, बनारस में, मथुरा में एवं जयपुर में जो है खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। ये आमेर के कच्छवाह वंश के शासक थे। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए उज्जैन के अलावा कहाँ कहाँ? काशी, बनारस में, मथुरा में एवं जयपुर में, ये 4 जगह जो है इन्होंने खगोलीय वेधशाला की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 17वां प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती? बताइए, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्क रेखा जो है 22.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, जो भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 18 नंबर, भारत का संविधान, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, भारत की संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, भारत की संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष आपके जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अलावा जो है जवाहरलाल नेहरू जो संघीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन आपका है 19 नंबर, क्या देगा? प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों महावीराचार्य द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्राचीन गणित पुस्तक जो है गणित सार संग्रह महावीराचार्य द्वारा लिखी गई थी। ये जो है राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष के दरबारी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका है 20 नंबर, क्या देगा? हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा? बताइए, तो हिमालय का तीसरा सबसे ऊंचा शिखर देखा जाएगा तो आपका कंचनजंगा हो जाएगा, माउंट कंचनजंगा। ठीक है, क्लियर होगा। इसकी ऊंचाई अगर बात करें तो 8600 मीटर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, पहला तो सभी को पता है माउंट एवरेस्ट है, और दूसरा कौन सा है? तो K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन है। ठीक, क्लियर से को माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अगर देखा जाएगा तो 8848, और K2 की ऊंचाई देखे तो 8611 मीटर हो जाएगी। ठीक, क्लियर से को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 21 नंबर, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पलाश अथवा टेसू। ठीक है, तो 4 जनवरी 2011 से उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प आपका पलाश अथवा टेसू है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 22 नंबर, मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? तो पित्त का उत्पादन अगर देखा जाएगा साथियों तो जिगर यानी कि यकृत में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है, मनुष्य में पित्त का उत्पादन आपका यकृत यानी कि जिगर द्वारा होता है, जो पित्ताशय में एकत्र होता है यानी कि संग्रहित रहता है वहां पे। ठीक है, यह पीले रंग का क्षारीय द्रव्य होता है जो पाचन में सहायक होता है तथा भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। अगला क्वेश्चन आपका है 23वां प्रश्न, क्या देगा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1993 में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना आपकी वर्ष 1993 में की गई थी। इसके अध्यक्ष सहित 9 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो है सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश होते हैं, तथा इनका जो कार्यकाल है 5 वर्ष तथा 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाता है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 24 नंबर, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग जो है फफूंद यानी कि फंगस के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे दांत। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सको। यह रोग जो है टाइकोफाइटोन लेरुकोसम नामक कवक यानी कि फंगस से जो है फैलता है। यह एक संक्रामक रोग है। इसमें जो है त्वचा पर लाल रंग के गोल पड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला है आखिरी क्वेश्चन 25वां। बताइएगा राइट आंसर का। रिक्त स्थान विनिमय दर देशी मुद्रा के रूप में जो है विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत है। बताइए। रिक्त स्थान जो है विनिमय दर देशी मुद्रा के रूप में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांकेतिक विनिमय। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। सांकेतिक विनिमय दर जो है देशी मुद्रा के रूप में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ठीक, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट हो गई, पूरी हो गई। आई होप कि आपको क्लास जो है साथियों अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर दे। आपको क्लास कैसी लगी है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट में जरूर पूछिएगा। ठीक है, अपना क्लास का जो फीडबैक है नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।